वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने 2 रोज़ा गुजरात दौरे पर केवड़िया में आरोग्य वन और चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क का किया इफ्तिताह। पार्क का मकसद मक़वी ग़िज़ा से भरपूर खाने के तई बेदारी पैदा करना है। रियासती हुकूमत ने रोजगार के मौक़े को वज़े करने और रियासत की इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्लाह के लिए उठाए कई अहम कदम। सनअती तरक्याती के कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत की मेहनत का नतीजा है मुल्क में आई रियासत की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग। कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल देखी जा रही है गिरावट। अब तक मुल्क में 73,15,989 लोग हुए सेहतियाब। रिकवरी रेट पहुंचा 90.99%। और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत प्रोग्रामों का इनेकाद। उलमा ने कहा गाइडलाइन पर अमल करते हुए करें इबादत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ीबा शाह। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने आबाई रियासती गुजरात के दौरे पर हैं। अपने 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी केवड़िया पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने वहां आरोग्य वन का इफ्तिताह किया। इसमें तकरीबन 5 लाख से ज़ायद अद्वियाती पौधे हैं। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने यहां गोल्फ कार्ट में बैठकर पूरे वन का चक्कर लगाया। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह किया। आरोग्य वन के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एकता मॉल का इफ्तिताह किया। यहाँ मुल्क के अलग अलग हिस्सों और सकाफत से जुड़े हैंडलूम के सामान मिल पाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दुनिया भर के लोग आते हैं। ऐसे में यहाँ एक ही जगह पर लोगों को मुल्क के अलग अलग हैंडलूम प्रोडक्ट्स दस्तयाब होंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने यहाँ पार्क का जायजा लिया और मक्खन भी निकाला। फल सकम की हम घूमो, जानो कैसे उगता सब आहार। जो भी सब्जी लिए खेतों में जाता, हर बैलों के साथ मिलकर धरती को उपजाऊ बनाता। गाजर मटर पालक को भी सर्दी में ही आते हैं। अंगूर आम तरबूज पपीते हम गर्मी में खाते हैं। बेमौसम के फल और सब्जी कभी भी तुम ना खाना। सही समय से अच्छा खा के खूब स्वस्थ बन जाना। कोरोना वायरस पर मरकूज दुनिया की पहली साइंटून पर मुबनी किताब बाय बाय कोरोना का इजरा आज उत्तर प्रदेश की गवर्नर मोहतरमा आनंदी बेन पटेल ने लखनऊ वाक़े राजभवन में किया। महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी की खुद मुख्तार तंजीम विज्ञान प्रसार की जानिब से इस किताब की इशाअत की गई है। विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर डॉक्टर नकुल पाराशर और इस तंजीम के ही पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह नमीश कपूर इस किताब के बिलतरतीब चीफ एडिटर और एडिटर हैं। 13 बाबों में शाया इस किताब में कोरोना वायरस के बारे में तफसीली मालूमात साइंस कार्टून साइंटून्स के तवस्सुत से पेश की गई है। किताब में वबा से लेकर आलमी वबा कोविड-19 और इससे जुड़े सिम्टम्स, बीमारी की रोकथाम और एहतियात को साइंटून्स के तवस्सुत से दिलचस्प तरीके से पेश किया गया है। साइंसी कार्टून्स को साइंटून्स कहा जाता है। साइंटून्स के तवस्सुत से साइंस से वाबस्ता मुश्किल हक़ायक़ को भी आम लोगों के लिए बेहद दिलचस्प और हल्के फुल्के अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाती है। इनमें जदीद तहकीक, मुख्तलिफ साइंसी मौज़ूआत, डाटा और साइंस पर मुबनी नज़रियात शामिल हैं। रियासती हुकूमत ने रोजगार के मौक़े को वज़ी करने और रियासत के बाशिंदों की इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्लाह के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आज हुकूमत की जानिब से कराए गए कामों की मालूमात फराहम कराते हुए सनअती तरक्याती कमिश्नर आलोक टंडन ने कहा कि रियासत में कारोबार में आसानी हुई है। उन्होंने बताया कि हालिया भारत की सनत के फ़रोग़ और अंदरूनी कारोबार महकमे की जानिब से एलानिया बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इस बात का सबूत है कि रियासत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है। आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 3 सालों में 14th रैंक से 12 रैंक्स ऊपर आए हैं और इस बार हम लोग की रैंक सेकंड रही है ऑल ओवर इंडिया। इस बार जो हम लोगों को रिफॉर्म प्लान लागू करना था, 187 प्लान लागू करने थे, उसमें से हम लोगों ने 186 सुधारों को, रिफॉर्म्स को लागू किया। इसके अलावा अब जो हम लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं वो जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम करने के लिए, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कंप्लायंस बर्डन है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 3-4 चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं।
एक तो रिन्यूअल्स का जो प्रोसेस है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, इंस्पेक्शंस और जो फाइलिंग करनी होती है उनको वेरियस रिटर्न्स की, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। 80 इस तरह के प्रोसेसेस को सिलेक्ट किया गया है जो 15 डिपार्टमेंट्स में के अक्रॉस हैं, और उन 80 में से 52 प्रोसेसेस को हम लोगों ने सिंप्लीफाई भी कर दिया है, और बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम लोग 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 6 महीनों में सनती तरक्की से मुताल्लिक़ अथॉरिटियों में सरमायाकारी के प्रोजेक्ट्स के लिए 426 एकड़ अराजी के प्लॉट अलॉट किए हैं। इसके साथ ही रियासत में 40 से ज़ायद सरमायाकारों को राग़िब करने में कामयाबी मिली है, जिनमें जापान, यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी और जनूबी कोरिया समेत 10 ममालिक हैं, जिनके 45,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ शामिल हैं। हेल्प डेस्क भी डिपार्टमेंट ने 3 बनाई हुई हैं, और वेरियस कंट्रीज़ के साथ मिल करके, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, कोरिया, इनसे भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट लीड्स मिली हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट द लीड्स हैव दो प्रोसेसेस हैव फ्रक्टिफाइड, बट इन्वेस्टमेंट लीड्स मिली हैं जिनको हम लोग परस्यू कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो मैंने मेंशन करे थे, आई विल गिव सम मोर डिटेल्स। हीरानंदानी ग्रुप ये डेटा सेंटर में 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। उनको ज़मीन 20 एकड़ ज़मीन ग्रेटर नोएडा में अलॉट हो गई है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको मिल गई है, जल्दी ही वो लोग काम शुरू करेंगे, और नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। देयर इज़ अनदर कंपनी, अ ब्रिटिश कंपनी बाय द नेम ऑफ एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड और एबी मॉरी, ये ईस्ट बनाने के लिए 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्होंने बरगढ़ में ज़मीन अलॉट यूपी सीडा से करा ली है। बागपत जिले के बस्सी गांव में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने मुल्क के पहले पोर्टेबल माइक्रो सोलर पंप का मानवन किया। 2.5 किलोवाट का ये सोलर पंप आपाशी के लिए किसानों का बड़ा मददगार होगा, और कोई भी दही बाशिंदा सोलर पंप का इस्तेमाल कर सकता है। बस्सी गांव में डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने पोर्टेबल सोलर पंप का मानवन करने के बाद कहा कि ये सोलर पंप दुनिया का पहला सोलर पंप है जो कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। सोलर पंप से 200 लाइट्स जला सकते हैं। एक ग्रुप में 4 गाँव को लिया गया है, और ये सोलर पंप ग्राम पंचायत को दिया गया है। ये फसलों की आपाशी के लिए बड़ा मददगार होगा। इससे एक तरफ किसानों की बिजली की बचत होगी, तो दूसरी तरफ सूरज की रोशनी से पंप चलेगा। इससे ट्यूबवेल भी चलाया जा सकता है और घरों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया में सबसे पहले ये सोलर पंप बस्सी गांव को दिया गया है। इसके बाद 20 गांव को ये और भी सोलर पंप किसान, जैसे आपने पूछा, एक किसान को क्या फायदा होगा। आज हम बड़ा बोरिंग करते हैं, छोटा बोरिंग करते हैं। छोटा बोरिंग करके आप जो है 2-3 जगह बोरिंग कर लीजिए, और जहाँ मन करे इसको चला लीजिए। तो उससे जो है मतलब जो इस तरह जो है उसका जो फायदा है कि किसानों को पैसा नहीं लगेगा। सोलर ऊर्जा कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। घर के अंदर रखो, बाहर रखो, और आपस में जो सहयोग हुआ लोगों का, गांव के लोगों का, क्योंकि गांव में जैसे मैंने कहा था, जैसे ट्रैक्टर लोग किराए पे देते हैं, अगर कुछ लोगों की डिमांड होगी कि हमको अभी जो इसके खर्चा जो आ रहा है 3 लाख के आसपास है, ज़्यादा लोग होंगे तो इसके खर्चा जो है और कम हो जाएगा। अभी हम ये 20 गाँव को दे रहे हैं, और पहला हिंदुस्तान का सबसे पहला ये पोर्टेबल जो है हम लोगों ने माइक्रो सोलर पंप जो दिया है, ये बस्सी गांव को ये सौभाग्य मिला है सबसे पहले इनको मिलने का। इसके बाद दूसरे 20 गांवों को हम लोग इसको देने वाले हैं। सरकार का तो कदम अच्छा है और किसानों को भी फायदा है, लेकिन इसकी जो पानी की क्वालिटी है वो थोड़ी है। अगर जैसा इतना पानी देता है, 1 इंची 2 इंची पानी मुश्किल से देता है, तो वो बड़ी काश्तकारी में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए या तो इसका पानी बढ़े, डबल पानी हो जाए, या फिर इसका कोई ऐसा सिस्टम बने कम से कम 3 इंची पानी तो हो। हालांकि आजकल विद्युत बहुत महंगा हो गया है किसान के लिए। कम से कम 2200 रुपये महीना है ना हर 12 का। किसी का कितना ही भरे हो कितना ही नहीं हो, किसान बहुत दुखी हो रहा है। तो इस करके हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रही है। वो 1000-2000 रुपये जो बिल आवे
करीबन, वो तो पावर के हिसाब किताब है। तो इससे जो है छोटे किसानों को राहत मिलेगी। अगर ये तब्दील 3 इंची या 4 इंची डिलीवरी वाले में कामयाब हो तो इसका और किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। ये डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का एक ऐतिहासिक काम है। पूरे देश में सबसे पहले बागपत के बसी गांव में आज इसका उद्घाटन हुआ है। किसानों को बहुत बड़ा फायदा इसका मिलेगा। 2 पावर का पोर्टेबल एक सोलर पैनल बनाया है। इससे लोग इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये एक जगह 4 गांवों को दिया गया। 4 गांव मिलकर इससे बड़ा पंप भी चला सकते हैं। पूरे गांव में कोई फंक्शन है वो भी कर सकते हैं। यह सभी के आम आदमी के लिए सुलभ होगा। इसके लिए सरकार को बार बार धन्यवाद। भारत में कोरोना के मामलों में रोजाना गिरावट देखी जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में सबसे अब तक 73,15,989 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 90.99% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.50% रह गई है। मुल्क में फिलहाल 6,03,687 एक्टिव मामले हैं। जौनपुर पहुंचे नायब वज़ीर-ए-आला दिनेश शर्मा ने मल्हनी असेंबली हलके में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। मल्हनी के नोपेड़वा बाजार वाक़े यादवेश इंटर कॉलेज में अवामी जलसे का इनेकाद किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि बिहार का इलेक्शन हो या रियासत का ज़िमनी इलेक्शन, बीजेपी सभी जगह जीत दर्ज करने वाली है। उन्होंने कहा कि देवरिया के साथ साथ जौनपुर में जिस तरह से आवाम की हिमायत मिल रही है, इससे एक बात वाज़ेह हो रही है कि मल्हनी में इस बार भी बीजेपी की जीत हो रही है। जनता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। हर जगह विकास हो और विकास तीव्र गति से हो, इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। यही आह्वान हम लोगों ने किया है और यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी उत्सुकता दिखाई है वो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण सभी जगह पर है, चाहे वो बिहार हो और चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। जिला कानपुर शहर की घाटमपुर असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाब में रियासती कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस के उम्मीदवार कृपाशंकर संगवार की हिमायत में घाटमपुर में हलके की आवाम के दरमियान जाकर इंतखाबी तशहीर की। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस सदर ने बीजेपी हुकूमत को बदनवानी में मुलव्विस बताते हुए नज़्म नसक पर सवाल उठाया और कहा कि इन मामलों पर आवाम की हिमायत मिलने से कांग्रेस के उम्मीदवार भारी वोटों से जीतेंगे। तमाम विषयों और मुद्दों को लेकर हम आज घाटमपुर की जनता के बीच में आए हैं। हमें भरोसा और विश्वास है कि घाटमपुर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर जी भारी मतों से जीतेंगे। सीतापुर में धान खरीद का सरकारी अमल अब रफ्तार पकड़ रहा है। गुज़िश्ता 1 अक्टूबर से शुरू हुई धान की खरीद की रफ्तार सुस्त होने से जिले को अलॉट हदफ से पीछे रह जाने के खदशे के बाद सरकारी मशीनरी की सरगर्मी और खरीद मराकज पर बेहतर इंतजामात के सबब अब धान की खरीद रफ्तार पकड़ रही है। सीतापुर में धान खरीद के लिए 105 खरीद मराकज कायम किए गए हैं, जहां किसानों से धान खरीदा जा रहा है। खरीद मराकज पर धान फरोख्त करने के लिए आए किसानों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े और कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल हो सके, इसके लिए टोकन सिस्टम नाफिज किया गया है। हर किसान को टोकन दिया जा रहा है। जिला खरीद इंचार्ज एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट विनय पाठक ने बताया कि हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई है कि धान फरोख्त करने वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसके पेश नज़र खरीद मराकज पर ही रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 5,161 किसानों का धान खरीदा जा चुका है, जिसके एवज में 48 करोड़ 77 लाख रुपए की अदायगी भी की जा चुकी है। सीतापुर जिले को 1,15,000 मीट्रिक टन धान की खरीद किए जाने का हदफ मिला है। हम लेवी पे धान लाए थे यहाँ पे और हमारा मतलब पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाद में टोकन नंबर हमें मिला है। हम अपनी ट्राली लाए हैं, तौल गई है ट्राली, उसमें कोई भी समस्या नहीं हुई। अधिकारियों ने पूरा हमारा सहयोग किया है। मैं यहाँ 5-6 दिन से हूँ, यहाँ पर सब नंबर से चल रहा है। बस ये कि जैसे टोकन लगा हुआ है, टोकन पे आते हैं और टोकन पे लगते हैं। जैसे टोकन लगा हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो किसान की आपस में लड़ाई नहीं होती है।
और में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है सब सेंटर पे बढ़िया चल रहा है। जी मैंने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया था, सत्यापन भी हो गया है उसका, और हम यहाँ कभी कल आए थे समय से और सभी नंबर के हिसाब से हमारी भी ट्राली खुली गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है, इसलिए शासन प्रशासन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले मेरा रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ तो रजिस्ट्रेशन के बाद मतलब टोकन यहाँ पे मिला, टोकन नंबर मिलने पे ट्राली लेके आए, दूसरे दिन तौला गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। मैंने पहले बार रजिस्ट्रेशन कराया था, फिर मेरा SDM साहब के यहाँ सत्यापन भी हो गया मेरे रजिस्ट्रेशन का, और मेरा धान जो है यहाँ पे टाइमली टोकन मिल गया मुझे, और मेरा धान खुल गया है। थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी 1-2 दिन में खुल जाने का आश्वासन मुझे यहाँ अधिकारियों द्वारा मिला हुआ है, और मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ। रियासती हुकूमत की अहम स्कीमों में से एक मिशन शक्ति के तहत ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुसलसल लखनऊ पुलिस समेत रियासत की पुलिस कोशिश कर रही है, जिसके तहत पिंक स्कूटी पुलिसिंग और रियासत में 1535 थानों में मिशन शक्ति बूथ बनाए गए हैं। लखनऊ में कल इसी के तहत पब्लिक पिंक स्कूटी पुलिसिंग की मुहिम चलाई गई। स्कूटी पर सवार ख्वातीन पुलिस एहलकारों ने कई इलाकों में ख्वातीन से बातचीत की। इस पुलिसिंग के तवज्जुह से जहां ख्वातीन में हिफाजत के तईं खुद एतमादी में इजाफा हुआ है, वहीं मुहिम पर ADCP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि हुकूमत की मंशा के मुताबिक पुलिस ख्वातीन की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही है। शासन का यह फ्लैगशिप प्रोग्राम है और महिला शक्ति मिशन शक्ति जिसको कहा गया है, इसके तहत हमारे जनपद को, हमारे कमिश्नरेट को भी पिंक स्कूटीज़ और जो पिंक पेट्रोल वाहन जो है 4 व्हीलर वो दिए गए हैं। चूँकि यह जनता में आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला एक बहुत ही उत्तम कारक है, इसी के तहत आज हम लोगों ने हजरतगंज जो कि पूरे लखनऊ का मेन शहर है, मेन बाज़ार है, पे 1-to-1 इंटरेक्शन किया। जो लेडीज़ हमारी जो पिंक पेट्रोल की जो स्कूटीज़ की जो लेडीज़ हैं उनके साथ, और इन्होंने सामान्य जनता के साथ भी इंटरेक्शन किया। इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि ताकि हमारे लखनऊ में, हमारे प्रदेश में हमारी सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी सारी बहनें सुरक्षित हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर रामनगरी अयोध्या को वसी शक्ल देने के लिए हुकूमत और इंतजामिया की कोशिशें जारी हैं। मास्टर प्लान 2031 को लेकर अयोध्या तरक्याती अथॉरिटी ने मीटिंग की। मीटिंग की सदारत अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन विशाल सिंह ने की। तरक्याती अथॉरिटी के फाइनेंस और अकाउंट अफसर रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या को संवारने के लिए अमृत योजना के तहत स्टैटिक्स कंपनी मास्टर प्लान 2031 तैयार कर रही है। मीटिंग में मौजूद सभी 25 महकमों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की, जिसके बाद इन सभी तजावीज़ को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मास्टर प्लान 2031 मार्च 2021 तक तैयार हो जाएगा। फाइनेंस और अकाउंट अफसर रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किस महकमे को मकानात तामीर करने हैं, किसको अस्पताल बनाना है और किसको रिवर फ्रंट बनाना है, इन सभी के लिए अथॉरिटी ज़मीन मुहैया कराएगी। उन्होंने बताया कि कुछ ज़मीन पर लैंड यूज़ के लेकर दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द ही उसका हल निकाल लिया जाएगा। मीटिंग में अयोध्या के मुस्तकबिल की तरक्की और मौजूदा वक्त में जारी स्कीमों को लेकर गौर किया गया। अयोध्या का मास्टर प्लान 2031 बन रहा है। इस समय ये अमृत योजना के तहत बन रहा है। स्पेशल एक कंपनी है वो कर रही है। सर्वे काम हो चुका है और NRAC से उसका जो फुटप्रिंट होता है वो तैयार हो चुका है। इसमें अयोध्या के भावी विकास को देखते हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स के जो भी वर्तमान में जो चल रहे हैं कार्यक्रम वो तथा जो भविष्य में और प्रस्तावित हैं उन सब का मांगा गया था कि प्रस्ताव हमको दे दें। तो उस प्रस्ताव को प्राप्त करने के बाद हम अपने जो कंपनी जो मास्टर प्लान तैयार कर रही है उसके साथ इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, जिससे कि कोई अव्यवस्थित और अनियोजित विकास की संभावना नहीं रह जाएगी। इसमें ये फायदा होगा कि यदि कोई किसी विभाग का कोई प्रस्ताव है कहीं पे आवास बनाने का, कहीं पे इंडस्ट्री बनाने का, कहीं पे चिकित्सालय बनाने का, या कहीं पे रिवर फ्रंट बनाने का, या कोई आवासीय कार्यक्रम का, तो लैंड यूज़ की दिक्कत आती है। अगर कृषि भूमि है तो हम अगर उनका प्रस्ताव आवासीय का है तो उसको आवासीय में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक समग्र भावी विकास को देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें कि सभी विभाग, लगभग सभी विभाग पार्टिसिपेट किए थे। हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय थे उनके द्वारा इसको लीड किया गया था और सारे प्रस्तावों को समाहित करते हुए हमने जो
मास्टर प्लान तैयार करने वाली कंपनी है उसको प्राप्त करा दिया है। आज ईद मिलादुन नबी है। ये मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मोहम्मद साहब की पैदाइश रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मक्के में हुई थी। आज के दिन यानी ईद मिलादुन नबी को मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब का जन्म रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब में ऐसे समय में हुआ जब वहाँ हर तरफ अंधकार छाया हुआ था, नैतिकता लगभग समाप्त हो गई थी, अमानवीय प्रथाओं का चलन आम था। ऐसे में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने दुनिया को एक साथ प्यार से मिलकर रहने का रास्ता बताया। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के आखिरी नबी हैं। आपने मानवता का जो संदेश दिया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आपकी शिक्षा में गरीबों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, बीमारों की सेवा करना, बेसहारों को सहारा देना, महिलाओं का आदर करना, हर परेशान इंसान की मदद करना और बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना और बड़ों का आदर करना शामिल हैं। इस बार जो ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है उसमें सरकार के आदेशानुसार समाजी दूरी का पालन किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मैं इस अवसर पर देश की जनता और खासकर मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूं जो इसे ईद मिलाद या मिलादुन नबी के तौर पर मनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया को प्यार और भाईचारे का संदेश दिया और इंसानियत की राह पर चलना सिखाया। वे बराबरी और सौहार्द के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहते थे। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद की हिदायत और कुरान के अनुसार हमें समाज को अच्छा बनाने और देश में शांति और सौहार्द बनाने का प्रयास करना चाहिए। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुसलमान जगह जगह जलसा जुलूस निकालते हैं और उनसे अपनी श्रद्धा का सबूत देते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी आज पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस का असर इस त्यौहार पर भी देखने को मिल रहा है। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत महदूद प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। लखनऊ में निकलने वाले 2 बड़े जुलूसों को मुलतवी कर दिया गया है। महदूद तादाद में लोग दरगाहों और मसाजिद में इबादत के लिए पहुंच रहे हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि वबा के पेश नज़र लोग कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी गाइडलाइन पर सभी जुलूसों और इबादतगाहों में अमल किया जा रहा है। आज 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर मैं तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सब लोग इस बात की भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि ऐसे हालात में कोविड-19 के प्रोटोकॉल और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को सब लोग फॉलो कर रहे हैं और जुलूस जलसे नहीं मुनक़्क़िद किए गए हैं। और सबसे मेरी यही अपील है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इंसानियत का पैगाम है उस पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल करने के लिए उसकी तलक़ीन करें, तभी जा कर के हम लोग सही तौर पर आज के इस मुबारक दिन को मनाने वाले। बरेली में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक जुलूस निकाला गया। जुलूस में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हुए और पैगंबर इस्लाम के तई अपनी अकीदत का इजहार किया। जुलूस कदीमी शहर से शुरू होकर शहर के अहम रास्तों से होते हुए दरगाह आला हजरत पर इख्तिताम पजीर हुआ। बरेली में गुज़िश्ता 100 बरसों से ईद मिलादुन नबी पर जुलूस मोहम्मद दिन निकालने की रिवायत है जो आज भी बरकरार है। देखिए, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही देर में रवाना होने वाला है और बहुत मुख्तसर सी संख्या में ये रवाना होगा। सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए जो भी है कम से कम लोग 100-125 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग बराबर बरकरार रखेंगे लोग और मास्क लगे हुए होंगे। मरकजी हुकूमत ने तातील सफर यानी LTC वाउचर स्कीम का फायदा अब निजी कंपनियों और तमाम रियासती हुकूमत के मुलाजमीन को देने का फैसला किया है। इसमें रियासती हुकूमत के मुलाजमीन, अवामी शोबे की इकाइयों और निजी शोबे के मुलाजमीन को किया जाएगा। LTC कराने के बराबर के नकद रकम की अदायगी पर इनकम टैक्स रियायत दिए जाने का फैसला किया गया है और इस रियासत में फी शख्स ज्यादा से ज्यादा 36,000 रुपए
डेड एलटीडी से किया जाएगा और ये रकम इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होगी। शरद पूर्णिमा पर कोविड-19 के जवाबित के दरमियान खोले गए वृंदावन में भगवान रंगनाथ जी के मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। रंगनाथ जी मंदिर सुबह तयशुदा वक्त से कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल कराते हुए भक्तों को मंदिर में दाखिला दिया जा रहा है। आज शरद पूर्णिमा के मौके पर भगवान रंगनाथ के दर्शन अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। मजहबी रस्म रिवाज से मंदिर के मगरबी गेट पर पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के कपाट खुलते ही भगवान रंगनाथ के जयकारों से गूंज उठा। अकीदतमंदों का मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सैनिटाइज कराकर ही दाखिला दिया जा रहा था। बगैर मास्क के अकीदतमंद मंदिर में दाखिल नहीं हो पाएंगे। अकीदतमंद कतार बंद होकर भगवान के दर्शन कर रहे थे। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेड किया गया है, गोले बना के उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा जा रहा है। बाहर घुस रहे हैं तो उनका टेम्परेचर तापमान भी देखा जा रहा है और सैनिटाइज भी किया जा रहे हैं हाथ। और चूँकि मंदिर काफ़ी बड़ा है तो उस तरह की समस्या नहीं आ रही है कि भाई एक दूसरे से मतलब चिपट के लोग खड़े हों। काफ़ी जगह है तो आराम से लोग आ रहे हैं। प्रवेश द्वार अलग बनाया गया है, निकास अलग बनाया गया है, तो लोग आ रहे हैं और निकल रहे हैं। एक संकट काल का अवसान का समय है, कोरोना महाकाल। ऐसा इतिहास में ना कभी हुआ ना कभी आगे होगा। इतने दिन मंदिर बंद रहे, लगभग 7 महीने मंदिर बंद रहे। वृंदावन के ब्रजवासियों की जो कि सारी व्यवस्था इसी मंदिरों के ऊपर आधारित है, उस मंदिर की व्यवस्था का पुनः संचार होगा, पुनः चक्र घूमेगा, ऐसी हमारी आशा है। और सभी तीर्थयात्री जो वृंदावन में आएंगे, रंगनाथ मंदिर का दर्शन करके प्रसन्न चित्त होंगे। इस मंदिर का निर्माण लगभग 180 वर्ष पूर्व में हुआ है। यहाँ पंचरात्र विधि से विधिवत कृष्ण यजुर्वेद से पूजन होता है। कोरोना काल में 22 मार्च से जैसा प्रशासन का निर्देश था उसके अनुसार मंदिर है बंद रहा, लेकिन विधिवत यथावत जो भी मंदिर के उत्सव वगैरह थे बराबर यथावत यहाँ पर हुए। भोगराग अर्चना इत्यादि सब कार्य यहाँ पर संपन्न हुए। जो प्रमुख लोग हैं सबका बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान यहाँ की रंगनाथ मंदिर की जो प्रबंध कमेटी की CEO हैं बहन अंगा श्रीनिवासन जी, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने इस बात को समझा कि अब डिस्टेंस के साथ दर्शन कराए जाएं तो बहुत से श्रद्धालुओं को वंचित नहीं रहना पड़ेगा दर्शन से। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने 2 रोज़ा गुजरात दौरे पर केवड़िया में आरोग्य वन और चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क का किया इफ्तिताह। पार्क का मकसद नकली ग़िज़ा से भरपूर खाने के तई बेदारी पैदा करना है। रियासती हुकूमत ने रोजगार के मौक़े को वज़े करने और रियासत की इक़्तिसादी सूरत हाल में इसलाह के लिए उठाए कई अहम कदम। सनती तरक्यात के कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत की मेहनत का नतीजा है मुल्क में रियासत की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग। कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल देखी जा रही गिरावट। अब तक मुल्क में 73,15,989 लोग हुए सेहतयाब। रिकवरी रेट पहुंचा 90.99%। और अकीदत के साथ मनाया जा रहा ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत प्रोग्रामों का इनेकाद। उलमा ने कहा गाइडलाइन पर अमल करते हुए करें इबादत। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।